हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट रहेगा आपके लिए। 20 क्वेश्चन है टोटल आज, ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो और खुद भी लाइक कर लो आप, ठीक है। मैं भी शेयर करके रखूंगा। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है इसको मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, मैक्सिमम यूनिट्स यहाँ पे कवर होते हैं पेपर फर्स्ट के, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप इसको मिस मत करिएगा। सो ये कुछ और क्लासेस हो रहे हैं फिलर फॉर्म पे, आप इनका भी लाभ लीजिएगा। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो और फिर थम्स अप कर लो, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे आज का एमसीक्यू सीरीज। ओके, सो सब शेयर कर लो, सबों का लाइक भी आना चाहिए। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मेरी तबीयत थोड़ा और मतलब ठीक होती जा रही है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। यस, सो अपना थम्स अप दे दीजिए सब, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। अप्स एंड डाउन्स आते जाते हैं ना, तो ये तो होना ही था। चलो, सो लेट्स बिगिन, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। सो वाई डज ए कंप्यूटर एड एंड कंपेयर इट्स डेटा, यानी कहाँ पे कंप्यूटर डेटा को ऐड करता है या कंपेयर करता है आपस में, तो वो कहाँ पे होता है इसी फंक्शन। ए सीपीयू, बी ए मेमोरी, सी ए हार्ड डिस्क, डी ए फ्लॉपी डिस्क। अब सब आंसर कर लो, वेरी गुड। 40 सेकंड से आपके लिए, आप सब आंसर कर लो। वाई डज ए कंप्यूटर एड एंड कंपेयर डेटा, यानी एक कंप्यूटर कहाँ ऐड करता है या कंपेयर करता है डेटा को। जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। यस, वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आज मॉक टेस्ट है, मैक्सिमम यूनिट्स के क्वेश्चंस कवर हुए हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, सीपीयू। सो सीपीयू इज द करंट, यानी रजिस्टर जो होते हैं, है ना, मेमोरी रजिस्टर होती है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही होती है, ठीक है। वहाँ पे कंपेरेटर और एडर होता है। तो कंपेरेटर कंपेयर करता है, एडर क्या करता है उसमें ऐड करता है, ठीक है। अगर 2+2 होगा तो वो एडर में जाता है, अगर ए एंड 1 होगा तो वो कंपेयर में जाता है, कंपेरिजन होता है वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह बी एंड सी होगा वो कंपेयर होता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, ऐसे 0 एंड बी होगा, 0 एंड डी होगा, ऐसे। तो ये कंपेयर होता है कंपैरेटर में, ठीक है। और एडर में होता है एड, एडिशन, ठीक है। हाँ, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, ये सारा होता है एडर एडर में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, जो कंप्यूटर्स इंटरनेट पे होते हैं ना, ऑन एन इंटरनेट, और वो किससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटरनेट पे। ए ईमेल एड्रेस, क्या ईमेल एड्रेस है, बी से ट्रीट एड्रेस, सी है आईपी एड्रेस, डी है नोटा, नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
बोलने की क्षमता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब आप खुद भी कर लो, ठीक है। जो कंप्यूटर्स है उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इंटरनेट पे, ये बताना आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है यहाँ पे, है ना। यस, आईपी एड्रेस आएगा इसका, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। चलो सब आंसर कर लो। MTNL, BSNL, अर्नेट इंडिया, डी है इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। यानी आपको बताना है यहाँ पे कौन सा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, इंटरनेट सर्विस कौन सा प्रोवाइड नहीं करता, ये बताना है आपको। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। यानी ये जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। यूजिंग वेबसाइट टू पावर आउट वनस ग्रीवेंसेस इज कॉल्ड। यानी अगर हम कोई वेबसाइट यूज करेंगे कि तो उसमें हम अपनी ग्रीवेंस बता सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ये साइबर वेंटिंग, बी साइबर राइटिंग, वेब हेट, डे वेब बली। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं और गलत भी होते हैं। अगर आपने 2 बार भी किया होता है तब भी गलत होगा। आपको बताना है जब हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो उसमें हम अपनी ग्रीवेंस देते हैं ना, अपनी ग्रीवेंस क्या होगी आपके रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मुझे भी ये क्वेश्चन गलत हुआ है 1-2 बार, ठीक है। मतलब मैं अपनी एग्जाम्पल बताऊंगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तभी मैंने आपको दोबारा करवाया है, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को रट लो आप, ठीक है। माइंड में रख लो, इनको मेमोराइज कर लो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। साइबर वेंटिंग कहते हैं उसको, ठीक है। देखो जब मेरा एग्जाम था एक बार, तो उसमें शायद मैंने साइबर रेंटिंग दिया था, ठीक है। हाँ, आई थिंक मैंने वेब प्ले या साइबर रेंटिंग ये मैंने दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर क्या था, साइबर वेंटिंग, ठीक है। मतलब मुझे मैंने पढ़ा भी था, उससे पहले मैंने ये पढ़ा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो तभी मैंने ये क्वेश्चन लाया था दोबारा, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जो क्वेश्चन मतलब रिपीटेडली पूछा जाता है मैं उनको भी ज्यादा कवर करता हूँ 1-2 बार, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे आप ध्यान में रखें कि जब भी हम कोई वेबसाइट यूज करेंगे किसी ग्रीवेंस के लिए, है ना, वहां पे हम अपने ग्रीवेंस डालते हैं तो उसको कहते हैं साइबर वेंटिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टर्म्ड एज। यानी अगर हम वेब सर्च करेंगे उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब देखेंगे, फाइंड हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, बट इनमें बहुत कम इंफॉर्मेशन होगी, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको क्या कहते हैं, पुअर रिकॉल, वेब क्रेबल, पुअर प्रेसिजन रेट, डी पुअर वेब रेस्पॉन्स। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी जब हम कोई सर्च करते हैं, कुछ नॉलेज कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, वहां पे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बट उनमें बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड।
सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, पुअर रिकॉल। यानी एक वेब सर्च में जब हम करते हैं ना कोई सर्च, कोई इंफॉर्मेशन, हमें बहुत सारे मतलब करोड़ में हमें फाइल्स मिलते हैं ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बट उनमें बहुत कम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, सो उसको कहते हैं पुअर रिकॉल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते कुछ में 6 पेज को पढ़ लो और आंसर कर लो। विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल फोन सर्विसेज इन इंडिया? ऐसी पहली कंपनी कौन सी थी जिसने लॉन्च किया मोबाइल फोन सर्विसेज इंडिया में? ए है एसआर, बी है बीपीएल, ठीक है, सी है हचिसन, डी है एयरटेल। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। यह है बीपीएल मीन ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज। ठीक है, एसआर, बीपीएल, हचिसन, एयरटेल, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज है। ठीक है, ये बीपीएल नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये वो नहीं है। ठीक है, या और एक इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ठीक है, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, तो ये भी गलत है, मतलब ये नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा ब्रिट, ये है कंपनी का नाम। ठीक है, यहाँ पे कहना विच वाज द फर्स्ट कंपनी। एसआर एक कंपनी है, बीपीएल एक कंपनी है, हचिसन एक कंपनी है, एयरटेल एक कंपनी है। तो किसने लॉन्च किया पहली बार मोबाइल फोन सर्विस इंडिया में? चलो सब आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर बीपल, ये बी पार्ट इसका आंसर है, यानी बीपीएल। ठीक है, हाँ, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज डूइंग बिजनेस एज बीपीएल लिमिटेड, तो इसका बीपीएल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज है। तो ये एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो इसका कंज्यूमर ये जो मतलब बेचता है ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स, ये वही बनाता भी है, और हेल्थ केयर इक्विपमेंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाता है। सो इसको मतलब पहले बनाया गया 1963 में। कहाँ पे? पालक्कड़ केरला में, पालक्कड़ केरला में बनाया गया 1963 में। तो अभी इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है ना, बेंगलुरु कर्नाटका में है। बीपीएल लिमिटेड नाम से माना जाता है। ठीक है, नहीं, ये ध्यान में रखना, यानी बीपीएल ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज जो है इसको बनाया गया 1963 में, पालक्कड़ केरला में। अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, सो आई होप यू गॉट। इस तरह ब्रॉडबैंड और पावर लाइन वो भी है इसकी फुल फॉर्म बीपीएल की, ये भी ध्यान में रखना, कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन में 7 पेज को पढ़ लो और आंसर कर लो। चंद्रयान फर्स्ट वॉज लॉन्च ऑन 22 अक्टूबर 2008, यानी चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया है 22 अक्टूबर, है ना, 2008 में इंडिया में। फ्रॉम कहाँ से किया गया लॉन्च इसको? बेंगलुरु से, श्री हरिकोटा से, चेन्नई, डी अहमदाबाद। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। आपको बताना चंद्रयान फर्स्ट जो है इसको लॉन्च किया गया है 22 अक्टूबर को 2008 में इंडिया में। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया ये बताना आपको। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। आज हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है। ठीक है, मुझसे ज्यादा बोला भी नहीं जाता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बोलने में। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, श्री हरिकोटा। तो श्री हरिकोटा ये जगह है जहां से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 में इंडिया में। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना, श्री हरिकोटा, इसको आप भूलना नहीं। ठीक है, बहुत इजी है ना। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच इज नॉट ऑनलाइन इंडियन मैट्रिमोनियल वेबसाइट। तो ये देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी इंडियन मैट्रिमोनियल वेबसाइट, ऑनलाइन इंडियन मैट्रिमोनियल वेबसाइट कौन सी नहीं है? www.jeevansathi.com, www.bharatmatrimony.com,
सी है www.shadi.com, डी है www.u.k.singlemuslim.com। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इंडिया की मैट्रिमोनियल वेबसाइट नहीं है, ठीक है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ऑनलाइन इंडियन मैट्रिमोनियल वेबसाइट कौन सी नहीं है, ये बताना आपको। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। www.uk-singlemuslim.com ये इंडिया की वेबसाइट नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम इसकी है ना, ब्रिटिश के है। सो यूके की ये वेबसाइट है, सो इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। ये इंडिया की नहीं है, बाकी जो है वो इंडिया की है। आई होप यू गॉट इट। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अपना मतलब इसमें आप अच्छे से पढ़िए। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या होता है। ए इज एसेंशियली टू टेलर टेस्ट, ये टू टेलर टेस्ट होती है। बी इज एसेंशियली वन टेलर टेस्ट, ये वन टेलर टेस्ट होती है। सी कैन बी वन टेलर एज वेल एज टू टेलर डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस, ये वन टेलर भी हो सकती है, टू टेलर भी हो सकती है, यानी हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है। डी कैन नेवर बी ए वन टेलर टेस्ट, ये वन टेलर नहीं बन सकता, दैट मींस ये टू टेस्ट टेलर होगा फिर, ठीक है। सो एफ टेस्ट क्या होता है ये बताना आपको, आप आंसर कर लो सब। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। द एफ टेस्ट इज, एफ टेस्ट क्या होता है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट कैन बी वन टेलर एज वेल एज टू टेलर डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस, यानी ये वन टेलर भी हो सकते हैं, टू टेलर भी हो सकती है, यानी हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है सारा, ठीक है। सो एफ टेस्ट क्या होती है, वन टेलर भी होते हैं, टू टेलर भी होती है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। A billionth of a second is defined as, यानी billionth of a second, यानी सेकंड का बिलियंथ हिस्सा कैसे हम डिफाइन कर लेंगे। ए मिली सेकंड, बी है माइक्रो सेकंड, सी है नैनो सेकंड, डी है पीको सेकंड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा। यानी बिलियंथ ऑफ ए सेकंड इज डिफाइंड एज, है ना, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम। एक सेकंड का बिलियंथ टाइम्स, है ना, बिलियंथ ऑफ ए सेकंड, इसका मतलब क्या है, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, नैनो सेकंड, है ना। नैनो सेकंड जो है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ओके। सो चलते क्वेश्चन 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली वैलिड बेस्ड ऑन स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली वैलिड है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, सब ज्यादा टीचर्स क्या है वो हार्ड वर्किंग है। अब कंक्लूजन में से आपको बताना सही कौन सा है। फर्स्ट है सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग है। सेकंड है सम टीचर्स आर नॉट हार्ड, कुछ हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है। यानी टीचर्स टोटल है
अब टीचर्स में कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग है, कुछ टीचर्स नहीं है, ठीक है। तो ये बताना आपको इन दोनों में से कौन सा मिलता है इस स्टेटमेंट के साथ, दोनों कंक्लूजन में से कौन मिलता है। सो ए ओनली फर्स्ट इज एम्प्लॉयड, पहला ही मिलता है इसके साथ। बी है ओनली सेकंड इज एम्प्लॉयड, दूसरा मिलता है। सी है दोनों मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एम्प्लॉयड दोनों मिलते हैं इसके साथ। डी है नाइदर, न फर्स्ट न सेकंड मिलता है इसके साथ। ये बताना आपको आंसर कौन सा आएगा। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो फिर आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना है कौन, ये जो कंक्लूजन है उनमें से कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ से चूज करना है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एम्प्लॉय दोनों करेक्ट है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, यानी ज्यादातर टीचर्स क्या है, हार्ड वर्किंग है। अगर 100 टीचर्स है 90 मतलब 80 टीचर्स हार्ड वर्किंग होंगे, 20 टीचर्स नॉट हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सम टीचर्स हार्ड वर्किंग, यानी कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग है, मतलब वो 80 भी हो सकते हैं, वो 70 भी हो सकते हैं, वो 60 भी हो सकते हैं, ठीक है। 100 की बात कर रहा हूं मैं, 100 में से 60-70 हो सकते हैं हार्ड वर्किंग है। सम टीचर्स आर, कुछ टीचर्स नहीं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, यानी कुछ नहीं है। मोस्ट ज्यादातर है। अगर हम बात करेंगे मतलब ज्यादातर का मतलब क्या है, मोस्ट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 टीचर्स है, ठीक है। तो 100 टीचर्स में से हार्ड वर्किंग कितने हैं, वो 70 है, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान में रखना आप। तो 30 क्या होंगे, वो नॉट हार्ड वर्किंग होंगे, या 20 होंगे ऐसे, वो नॉट हार्ड वर्किंग होंगे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, दोनों इसमें मिलते हैं आपस में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिक, ये भी यही है, कौन सा कंक्लूजन वैलिड है। एंड स्टेटमेंट गिवन बिलो, एक स्टेटमेंट दिया गया है नीचे, उसके रिलेटेड स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी ज्यादातर स्टेट जो है इंडिया के वो एग्जिस्ट हुए थे इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले, ठीक है। कंक्लूजन के सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कुछ इंडियन स्टेट्स पहले ही आ गए ने, हाँ कुछ इंडियन स्टेट्स पहले आ गए हैं। ऑल इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी सारे इंडियन स्टेट्स जो है, यानी यहाँ पे सबों की बात हो गई है, सारे इंडियन स्टेट्स जो है वो आजादी से पहले नहीं एग्जिस्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इंप्लाई करता है, मतलब कौन सा इसकी मीनिंग दिखाता है स्टेटमेंट की भी, है ना। ओनली फर्स्ट इज एम्प्लॉयड, ओनली सेकंड इज एम्प्लॉयड, फर्स्ट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर एम्प्लॉयड। डी है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज एम्प्लॉयड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट, बी पार्ट क्या, ओनली सेकंड इज एम्प्लॉयड, यानी सेकंड एम्प्लॉय करता है इसका, है ना। कैसे, देखो सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी यहाँ पे बोला गया मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी बहुत सारे इंडियन स्टेट जो है वो पहले ही एग्जिस्ट हुए थे इंडिपेंडेंस से पहले, एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कुछ पहले ही
है ना, कुछ हो गए पहले एग्जिस्ट, ठीक है। अभी अभी ऑल इन स्टेज डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, यानी यहां पे ये वाला जो करेक्ट है, ऑल यानी सारे जो है सारे एग्जिस्ट नहीं हुए थे इंडिपेंडेंस से, मोस्टली हुए। फॉर एग्जाम्पल 80 हुए, 90 हुए, है ना। अगर हम बात करेंगे 28 स्टेट्स की और 8 यूनियन टेरिटरीज की, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की जो है तो 36 टोटल बनते हैं। तो 36 फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी बात करेंगे, अभी की बात करेंगे, मतलब इनमें से कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 थे ऐसे या 19 थे ऐसे जो पहले आए थे, यानी ऑल इन स्टेट्स, सब में से 36 स्टेट्स में से, यानी जो भी स्टेट्स थे उनमें से मतलब सारे एग्जिस्ट नहीं हुए थे पहले, ठीक है, सारे एग्जिस्ट नहीं हुए थे, ठीक है। सो ये वाला 100% इसके साथ मिलता है। अब सम इंडियन स्टेट्स अगर ये भी मिलता है, ये भी दोनों, तो मतलब ये फिर इसके साथ मिलता नहीं, ये फर्स्ट कंक्लूजन के साथ मिलता नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे भी सम होता, सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, सम इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर ये होता तब दोनों करेक्ट थे। बट यहाँ पे सेकंड क्या कहते हैं, ऑल इंडियन स्टेट, सारे इंडियन स्टेट जो है ये सब एग्जिस्ट नहीं हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो ये वाला करेक्ट नहीं रहेगा, तो इसमें ये वाला करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सम है तो यहाँ पे भी होना चाहिए सम डिड नॉट, ठीक है। बट यहाँ पे अलग सा ऑप्शन है, ऑल डिड नॉट, ऑल इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, यानी सब सारे के सारे पहले से एग्जिस्ट नहीं हुई थी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। बी कैसे आएगा, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो, पर आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कंप्लीटली नॉनसेंसिकल, यानी इनमें से आपको बताना कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसकी मीनिंग पूरी नहीं है। ए है ही वॉज ए बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली, बी है ही इज ए बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली, सी है व्हेन ही मैरिड ही वॉज नॉट ए बैचलर, डी व्हेन ही वॉज ए बैचलर ही वॉज नॉट मैरिड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ही इज अ बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली। देखो यहाँ पे प्रेजेंट भी की बात हो गई है ना, तो ये नॉन सेंसिकल बन गए। देखो कैसे, मैं दिखाऊंगा। ही इज अ बैचलर, वो बैचलर है ना, अनमैरिड है अभी, बट ही मैरिड रिसेंटली, बट इसने साथ में बोला वो उसने शादी की है हाल हाल ही में, बट पहले वो कह रहा है ही इज वो बैचलर है अभी, है ना, वो अभी बैचलर है, बट उसने मगर उसने शादी की अभी अभी, है ना। तो दैट मीन्स कि अभी बैचलर कैसे हो सकता है फिर, तो हम ये वाला करेक्ट बता सकते हैं, है ना। ये सेंसिकल है। ही वॉज ए बैचलर, वो बैचलर था, पहले बैचलर था ही, बट ही मैरिड, अभी अभी उसने शादी की, बट वो पहले क्या था, बैचलर। अब दूसरे में क्या कहता है, वो बैचलर है अभी, मगर उसने शादी अभी भी की, मगर अब कहाँ, जब उसने अभी भी शादी की वो बैचलर नहीं रहा, ठीक है। सो दैट मीन्स ये वाला सेंसिकल नहीं है, सेकंड वाला बी पार्ट सेंसिकल नहीं है। इसलिए से व्हेन ही मैरिड, जब उसने शादी की, तो ही वॉज नॉट ए बैचलर, यानी वो ज्यादा, अब वो बैचलर नहीं रहा, अब वो अनमैरिड नहीं रहा। इस तरह डी व्हेन ही वाज ए बैचलर, जब वो बैचलर था, ही वाज नॉट मैरिड, तो उसको तो मैरिड नहीं, तो ये भी सेंसिकल है, यानी इसमें सेंस है, बट इस वाले में सेंस नहीं है, तो बी पार्ट इज द इनकरेक्ट आंसर। ओके, ये करेक्ट आंसर, ही इज ए बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ए सिलोजिज्म मस्ट हैव, सिलोजिज्म जो है इसको क्या होना चाहिए, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 6 टर्म्स, 5 टर्म्स। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। कितने टर्म्स होने चाहिए सिलोजिज्म को, ये लॉजिकल रीजनिंग से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन टोटल है, वो आप करेंगे, 6 क्वेश्चन रह गए बाकी, तो वो भी करेंगे, ठीक है, डो नॉट वरी। सिलोजिज्म मस्ट हैव, एक सिलोजिज्म जो होता है उसमें क्या होने चाहिए, कितने टर्म्स होने चाहिए।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट इज द करेक्ट 3 टर्म्स, यानी कुछ में देखोगे आप 4 टर्म्स भी है ना, मतलब 4 टर्म्स भी, बट 3 टर्म्स है टोटल। देखते हैं इसके बारे में। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सिलॉजिज्म, 3 मेजर टाइप्स है। एक कंडीशनल सिलॉजिज्म भी है, कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म और डिस्जंक्टिव सिलॉजिज्म। कंडीशनल सिलॉजिज्म का मतलब क्या है? इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, यानी कंडीशनल में दोनों ट्रू हो सकते हैं। अगर ए ट्रू होगा तो बी भी ट्रू होगा, ठीक है। कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म में क्या होता है? इफ ए इज सी, इफ ए इज इन सी देन बी इज इन सी। अगर ए सी में होगा, इफ ए इज इन सी, अगर ए सी में होगा तब बी भी सी में होगा, ठीक है। यानी जैसे कंडीशनल सिलॉजिज्म में अगर ए एक ट्रू होगा यानी ए ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू होगा यानी बी भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरह कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म में अगर ए सी में होगा तब बी भी सी में होगा, ओके। इफ ए इज इन सी, इफ ए इज इन सी, अगर ए सी में होगा तब बी सी में होगा ऑटोमेटिकली, ओके। सर डिसजंक्टिव सिलॉजिज्म में अपोजिट होता है, अगर ए ट्रू होगा तो बी फॉल्स होगा उस वक्त, ओके। यानी डिसजंक्टिव सिलॉजिज्म क्या है? अगर ए ट्रू होगा तब बी फॉल्स होगा, यानी ये आपस में अपोजिट चलते हैं, ए आर बी, ए आर ये या ये या ये, ठीक है, या ए या बी, ए या बी, ठीक है। सो ध्यान में रखना आप, मैं दोबारा बताऊंगा। सिलॉजिज्म की 3 टर्म्स होते हैं। एक होता है कंडीशनल सिलॉजिज्म, दूसरा होता है कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म, तीसरा होता है डिसजंक्टिव सिलॉजिज्म। कंडीशनल सिलॉजिज्म में फॉर एग्जांपल ये होता है कि यानी अगर एक ट्रू होगा दूसरा भी ट्रू होगा, ठीक है, जो कंडीशनल में होता है, यानी ए इज ट्रू बट देन बी इज ट्रू। इस तरह कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म में क्या होता है? अगर ए होगा सी में तब बी भी होगा सी में, ठीक है। ए और बी की बात करेंगे, अगर ए होगा सी में तो बी भी किस में होगा? सी में। डिसजंक्टिव सिलॉजिज्म की बात करेंगे, अगर ए होगा ट्रू तो बी फॉल्स हो सकता है, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स ए आर बी। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये 3 टर्म्स थे सिलॉजिज्म के। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कपूला इज द दैट पार्ट ऑफ प्रपोजिशन विच डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन। कपूला जो है ये वो पार्ट है प्रपोजिशन का जो दिखाता है हमें रिलेशनशिप किस किस के दरमियान। ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बी ए नोन एंड अननोन, सी ए मेजर प्रेमाइज एंड माइनर प्रेमाइज, डी ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है, तो ये जो कपूला है ये वो प्रीपोजिशन है जो दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड, यानी कपूला रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये ध्यान में रखना आप। सो चलते हैं क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड्स, यानी जो मेजरमेंट के फंक्शन है उसमें क्या क्या आता है? ए प्रोग्नोसिस, बी ए डायग्नोसिस, सी ए प्रेडिक्शन, डी ए ऑल ऑफ द अबव। चलो सब आंसर कर लो। मेजरमेंट की जो फंक्शन है उसमें क्या क्या आता है? प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन, ऑल ऑफ द अबव। मेजरमेंट की फंक्शन जो है ना, तो उसमें क्या क्या आता है? प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन, ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना, ऑल ऑफ द अबव।
ये सारे इसके करेक्ट आंसर है ना, प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस एंड प्रेडिक्शन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। लॉजिकल आर्गुमेंट्स आर बेस्ड ऑन, लॉजिकल आर्गुमेंट्स जो है वो किस पे बेस होती है ना, साइंटिफिक रीजनिंग, बी है कस्टमरी रीजनिंग, सी है मैथमेटिकल रीजनिंग, डी है साइलॉजिस्टिक रीजनिंग। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। लॉजिकल आर्गुमेंट जो है ना, उसका बेस बताना है ना, किसके आधार पे होती है, लॉजिकल आर्गुमेंट किसके आधार पे होती है ये बताना है आपको। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सिलॉजिस्टिक रीजनिंग। सिलॉजिस्टिक रीजनिंग जो है इसके आधार पे होती है लॉजिकल आर्गुमेंट्स, ठीक है, जो भी लॉजिकल आर्गुमेंट्स वो सिलॉजिस्टिक रीजनिंग पे होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन, अगर हम एक स्टैटिस्टिकल मेजर देखेंगे तो वो पूरी पॉपुलेशन पे होती है ना, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो जब सैंपल पे अगर हम मेजर करेंगे, एक स्टैटिस्टिकल मेजर ले लेंगे एक सैंपल पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ए है सैंपल पैरामीटर, बी है इन्फरेंस, से स्टैटिस्टिक्स, डी है नन ऑफ दीज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। अगर हम एक स्टैटिस्टिकल मेजर देखेंगे, यानी पूरी पॉपुलेशन पे, उसको पैरामीटर बोलते हैं। अब अगर हम मेजर वो स्टैटिस्टिकल मेजर देखेंगे सैंपल पे, तो उसको क्या बोलते हैं ये बताना आपको। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल मेजर हम करते हैं पूरे पॉपुलेशन पे, वो पैरामीटर कहलाता है, और जो सैंपल पे रहता है तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इन शॉर्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द फैक्ट दैट, यानी जो इंपॉर्टेंस रहती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, तो वो यानी कौन सा फैक्ट रहता है ऐसे जिसमें इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। ओके, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेटेड वेरिएबल्स, क्या लीनियर रिलेशनशिप रहती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैलिड मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये एक मोस्ट वैलिड स्टेटमेंट माना जाता है, वैलिड मेजरमेंट माना जाता है। सी इट अलाउज वन टू डिटरमाइन द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये दिखाता है हमें यानी स्ट्रेंथ कितनी है दो वेरिएबल्स के बीच में। डी इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये नॉन पैरामीट्रिक मेथड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, ठीक है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। ज्यादा डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन है ना, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।
इट अलाउज वन टू डिटरमाइन द डिग्री या स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये दिखाता है या हमें डिग्री या स्ट्रेंथ हमें दिखाता है दो वेरिएबल्स के, अगर एक बढ़ जाएगा, है ना, कोरिलेशन में क्या होता है, अगर एक बढ़ जाएगा दूसरा भी बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस तरह अगर एक बढ़ जाएगा दूसरा कम होता जाएगा तो उसको नेगेटिव रिलेशन कोरिलेशन बोलते हैं, जिसमें कोई चेंज ही नहीं आ जाएगी, कांस्टेंट चेंज रहेगी, तो दैट इज जीरो रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन। लॉजिकल रीजनिंग किसके बेस, किसके आधार पे होती है? ट्रुथ ऑफ इन्वॉल्वड प्रपोजिशंस, यानी जो ट्रुथ होता है उस पे आधार होता है। बी ए वैलिड रिलेशनशिप एमंग इन्वॉल्वड प्रपोजिशंस, वैलिड रिलेशनशिप पे होते हैं। सी एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, डी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों को आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके आधार पे, किसके आधार पे होती है ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या, वैलिड रिलेशनशिप एमंग, वैलिड रिलेशन एमंग द इन्वॉल्वड प्रपोजिशंस। तो वैलिड रिलेशन रहता है, यानी जो भी प्रपोजिशंस रहते हैं तो उसके रिलेटेड हम वैलिड इंफॉर्मेशन देखते हैं, वैलिड रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द टू। ठीक है, बिटवीन द टू प्रीमाइजेस होंगे या टू कंक्लूजन्स होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। सो लॉजिकल रीजनिंग किसके आधार पे होती है? वैलिड रिलेशन अमंग द इन्वॉल्वड प्रपोजिशंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे टॉप 20 एमसीक्यू। थैंक यू। सो ये कुछ और क्लासेस है फिलर फॉर्म पे जो इनका भी आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए। सो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा लगा आपका आज का एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, सो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आप खुद भी लाइक कर लो। ठीक है, यस। सो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कमेंट करते हैं, मतलब वो अपना राय देते हैं कि जो क्लास है वो कैसा है। ठीक है, ऐसे आप भी दे दो। ठीक है, मैं दिखाता हूं कौन कौन कमेंट करता हूं। कल की क्लास में किस किसने कमेंट किया था। तफीम बानू कहता है थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास सर, है ना। इस तरह आयशा चौधरी बोलते हैं थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी नाइस क्लास सर। तौफीक पाटिल बोलता है थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। इस तरह संध्या कुर्मी बोलती है थैंक यू सो मच सर। दीक्षा कुंद्रा बोलते थैंक यू सो मच सर, सो थैंक यू। सो इस तरह गरिमा शर्मा बोलती है ये फर्स्ट एग्जाम के लिए है क्या सर? हाँ, ये फर्स्ट पेपर के लिए है, ये वाला क्लास एमसीक्यू क्लास रहता है फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, सर रुचि वर्मा बोलती है वेरी नाइस टीचिंग सर, थैंक यू सो मच सर, तो थैंक यू। सो शमा परवीन अक्सर करते रहते हैं कॉमेंट, बोलते नाइस क्लास, थैंक यू सो मच सर, आपकी तबीयत ठीक हो जाए हम दुआ करेंगे। सो अमीन, आप दुआ करते रहो। ठीक है, सो गॉड अल्पना बोलते गॉड ब्लेस यू सर। सो कामिनी कर्मा बोलते थैंक यू सो मच सर। अनुराधा कुमारी बोलते थैंक यू सर, सर यू आर सर यू आर इल। अनुराधा कुमारी बोलते सर यू आर इल बट यू ऑलवेज टेकिंग ए क्लास, सो लॉट्स ऑफ थैंक्स सर, सो थैंक यू। अल्पना बोलते और
थैंक यू सर जी, वेरी एक्सलेंट एंड डीप स्टडी, नाइस क्लास, टेक केयर सर जी। सो थैंक यू। खुशबू कुमारी बोलते थैंक यू, थैंक्स सर, वेरी नाइस क्लास सर। पवन कुमार यादव अक्सर करता है कमेंट, है ना। सो ये बोलते हैं सर आप मेडिसिन ले लो, रेस्ट करो आप एंड टेक रेस्ट। सो रेस्ट मैंने किया है, ठीक है। सो थैंक यू पवन। इस तरह एलिजा बोलते हैं थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। तो इस तरह आर कोर सिद्धू बोलते हैं थैंक यू, थैंक्स सर, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा टीचिंग करवा रहे हैं आप, ठीक है। इनके ट्विटर बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, गुड क्लास, वेल, थैंक यू। सर नयन मंडल बोलते हैं थैंक यू सर, नाइस क्लास एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो थैंक यू नयन। इसी तरह और भी बहुत सारे कमेंट्स है। पवन का और एक कमेंट है थैंक यू सर, नाइस क्लास सर, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया रहता है। सो थैंक यू पवन। ऐसे रंजना कुमारी बोलते हैं नाइस क्लास सर, आपकी क्लास हमेशा ही बहुत अच्छी रहती है, यू आर ग्रेट सर। सो थैंक यू रंजना। इसी तरह और भी बहुत, अनामिका बोलती है थैंक यू सर, वेरी गुड क्लास सर। मोटिवेशन लिशा आज इसका कमेंट आया था, इसने बोला थैंक यू सर। सो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है। और एक कमेंट है, मतलब ये है समीर खान है, ये कहता है नाइस क्लास बट सर एक दिन 2 क्लासेस लगा लीजिए प्लीज। सो ये कहता है मतलब एक दिन में 2 क्लास होने चाहिए, ठीक है। इसको एक क्लास से तसल्ली नहीं होती है, ओके। तो समीर खान थैंक यू। सो यूजीसी नेट की 2-3 क्लासेस लगाइए प्लीज। सो समीर खान हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्लास करवाए हैं। आप फिलर फॉर्म पे जाइए, वहां पे है प्लेलिस्ट है, 5000 एमसीक्यूज है, उसमें देखो आप। यूजीसी नेट जेआरएफ मॉक टेस्ट है और एक प्लेलिस्ट, उसमें भी आप जाइए। 5000 एमसीक्यूज वाला जो प्लेलिस्ट है ना, उसी में है सारे, ठीक है। आप वहां पे जाइए, वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वहां पे सब मिलेगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सो थैंक यू जिन्होंने कमेंट किया। सो आप भी ऐसे कमेंट करते रहो, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू एवरीवन। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, इसको मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।